हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। क्या हाल चाल आप सभी का? अच्छे हैं? हाँ जी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ फॉर सीए फाउंडेशन। ठीक है, तो हमारा एक्ट चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, याद है? रोज मिल रहे हैं हम, याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, सर भी याद होने चाहिए और जो एक्ट चल रहा है वो भी याद होना ही चाहिए, क्योंकि यही होप करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग पढ़ रहे हैं और जो हम रोज क्लास में डिस्कस करते हैं उसको आप बाद में अच्छे से याद कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और आप साथ में सारा रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब तक हम रिवीजन नहीं करते हैं या क्लास में पढ़ा हुआ हम दोबारा नहीं पढ़ते हैं या उसको दोबारा याद रखने की कोशिश हम नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक वो हमारे दिमाग में नहीं बैठ सकता। और ये वैसे भी लॉ है। ठीक है, इसमें आपको जितनी बार आप कोशिश करेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना ही वो आपके माइंड में सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको केसेस याद रखने हैं। आपके मेनली क्वेश्चंस में केसेस जो है बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको केसेस माइंड में रखने हैं और उसके रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स है, जिस मेन पॉइंट पर केस बना हुआ वो भी आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम पढ़े हुए को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उस चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप डेली रिवीजन करिए और बहुत अच्छे से उस चीज को पढ़िए जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, जिस सोर्स से हम पढ़ रहे हैं उस सोर्स का जो पीडीएफ है या जो लिंक है वो आपको लेक्चर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लेक्चर 1 है उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका लिंक ले सकते हैं इस सोर्स का। ठीक है, चलिए हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे क्लास में। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमने एसेंशियल्स कर लिए थे, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसेंशियल्स, वो हमने डिस्कस कर चुके थे हम लोग। और अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमने वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी पर बेस्ड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो टाइप हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर क्या आ रहा था बच्चों, मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे नंबर पर void contracts, third is voidable contract and fourth is illegal agreements, okay, और unenforceable contracts। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हमने लिए थे कहां पर? वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के अंदर। ठीक है, और इनको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने कहा था हम रिवीजन करेंगे, तो अपनी बात से हटेंगे नहीं, हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सारे एसेंशियल्स हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन जे के अंदर है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलता है हमें? जिसको कि जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, जो किन्हीं सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस की वजह से मतलब वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि एक पार्टी के पास राइट होता है कि वो उसको या तो कंटिन्यू रखे या उसको एंड कर दे। ठीक है, इसका जो डिफाइन किया हुआ कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। ठीक है, उसके बाद हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पढ़ा था, और आपको ये होमवर्क दिया गया था कि आप इनके जो डिफरेंसेस है डेफिनेशन के रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग, राइट्स के रिगार्डिंग, आप इसको पढ़ेंगे खुद। तो आपने पढ़ा होगा इसको, चलिए अपने रिवीजन के तौर पर इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है सर, पढ़िए जल्दी से। चलिए बच्चों मेरे साथ साथ पढ़िएगा। सबसे पहले डेफिनेशन, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी एनफोर्स्ड नहीं करवाया जा सकता है। अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। बात समझ पा रहे हैं? जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसको कि एनफोर्सेबल करवाना ऑप्शन पर होता है एक पार्टी के, कि वो उसको एनफोर्सेबल करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है। ठीक है, देयरफॉर एनफोर्सेबिलिटी और अदरवाइज डिवाइड्स द 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी एनफोर्सेबिलिटी जो है इसको कितने टाइप्स में डिवाइड कर देती है? 2 टाइप में डिवाइड कर देती। किसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को,
या तो वो वॉइड रह जाएगा या तो वो वॉइड हो जाएगा या वो वैलिड बन जाएगा। चलिए उसके आगे नेचर पर बात करें। बाय नेचर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम व्हेन इट इज मेड बट बिकम्स unenforceable and thus void on account of subsequent developments or events like supervening impossibility। इसको पॉइंट को अंडरलाइन करना, supervening impossibility, subsequent illegality एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। यहां पर हमें ये बात कही गई है कि जो void कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पहले से ही वॉइड नहीं होते हैं, वो एक सिचुएशन के अंदर वैलिड होते हैं, बट किन्हीं कारणों से, ठीक है, कि सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स, ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स और इवेंट्स, कुछ ऐसे चीजें हो जाती हैं, घट जाती हैं, जिनके अंदर पहला एग्जांपल है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी? जैसा कि आपने एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो पर्सन है ए ने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए की मैरिज है और जेड ने कहा कि मैं इस मैरिज के अंदर मतलब अरेंजमेंट करूंगा सारी और एक सेलिब्रिटी को बुलाऊंगा, ठीक है, वो आपकी शादी में आकर के डांस करेगा, ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो सब कुछ ओके था, लेकिन जब बाद में शादी का टाइम आया और उसको मतलब एक्शन को करने का टाइम आया तो वो जो सेलिब्रिटी था वो बीमार पड़ गया। वो क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तब क्या हुआ कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया जा सकता। क्योंकि जिसके बेस्ड पर वो कॉन्ट्रैक्ट, जिस सेलिब्रिटी के नाम पर वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि उसको बुलाया जाएगा और वो शादी में आकर के डांस करेगा, वो सेलिब्रिटी खुद ही क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट इस सिचुएशन के कारण क्या बन गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वहां पर हो गई। वहां पर क्या हो गई? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, पहले सब कुछ ओके चल रहा था और बाद में किसी कारण से क्या हुआ कि वो चीज नहीं हो पाई। ठीक है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वो पहले से मतलब इलीगल हो, ठीक है, एक्सेट्रा। रिपुडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ठीक है, कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसको एक पार्टी मना कर देती है वैलिड बनाने से तो फिर वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। सिमिलरली अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक लाइन वर्ड यहां पर और अंडरलाइन करिएगा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। कब देगा ए बी को? जब बी का घर जल जाएगा। जब बी का घर जल जाएगा तब ए बी को 5 लाख रुपए देगा। तो अब आप सोचिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब बी का घर जलेगा। तो इस तरह के जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब इस तरह की कंडीशन रखी जाती है तो उसको कहा जाता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे चल करके ये हमारे ही सिलेबस का पार्ट है तो हम इसको और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, डीप में। लेकिन अभी के लिए आप इसका डेफिनेशन जस्ट समझ लीजिए कि ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बिकम वॉइड when the occurrence of the event on which it is contingent becomes impossible, कि जब जिस इवेंट या जिस चीज को लेकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जैसे इसके घर को जलने के रिगार्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, अगर वो मान लो कि एक बूढ़ा हो गया, मर गया और वो उसका घर आज तक बी का जला ही नहीं, बी का घर जला ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वुड रिमेन वैलिड अंटिल इट इज रिसेंडेड बाय द पर्सन हु हैज द ऑप्शन टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल, कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक वैलिड रहता है जब तक जिस पर्सन के पास राइट है उसको खत्म करने का वो अपना एक्शन नहीं लेता है, तब तक वो क्या रहता है?
वैलिड रहता है। द राइट टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल डज नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल सच राइट इज एक्सरसाइज। मतलब यही बात आगे लिखी हुई है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस कारण से होता है? कोर्जन के कारण से होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण से होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब से बनने वाले जो हैं वो क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। अब यहां पर एक चीज देखना, आगे चल करके इसके बारे में और बात करेंगे कि कोर्जन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। बट यहां पर एक पॉइंट को जरूर आप नोटिस करते हुए चलिएगा, वो पॉइंट क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 5 फैक्ट्स हमारे पास है। सबसे पहले एक तो ये रहा कोर्जन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड और चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको सी, इसको डी। अब देखना जो ए, बी, सी और डी, इन चारों के कारण से, इसको थोड़ा सा अपने डिफरेंट वे में लिखते हैं, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। चलो ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया या डी हो गया, इन सब के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक लास्ट में हमारे पास है मिस्टेक। मिस्टेक, अगर मिस्टेक के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो हमेशा क्या रहता है? वॉइड ही रहता है। मिस्टेक के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। लेकिन कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो कैसा होगा? वॉइडेबल होगा। कैसा होगा? वॉइडेबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइड होगा। लेकिन मिस्टेक के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो, सॉरी, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइडेबल होगा। वो वॉइडेबल होगा। और जो मिस्टेक के कारण बनेगा वो कैसा होगा? वॉइड होगा। ठीक है, बात मेरी थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करें हम लोग। राइट्स में क्या दे रखा है? एज रिगार्ड्स राइट्स ऑफ द पार्टीज इन द केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो लीगल रेमेडी फॉर द पार्टीज एज द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन एनी वे। कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का कोई राइट क्रिएट नहीं होता है, बट वहीं पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट होता है कि वो उसको रद्द कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, बट विद इन अ रीजनेबल टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऑलराइट, बात समझ गए हो आप लोग कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे की बात ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिए थे, यहां पर वही उसको सारा कंक्लूड करके यहां पर समराइज किया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पहले से ही क्या हो, मतलब इलीगल बेसिस पर बनाया गया हो, कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज इसके अंदर ली गई हो जो कि क्या हो, इलीगल हो, बैन हो जो, ठीक है। उसके बाद यहां पर वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस हमने कर लिया था, और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वैसे तो हम चाहते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बने तो उस टाइम पे पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, पर यह भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप ही है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको किसमें मतलब एक्सप्रेस किया जाता है, वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, वर्ड्स में, और इन राइटिंग, उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह की कैटेगरी में चले जाते हैं, एक्सप्रेस में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, उसमें क्या होने चाहिए, देखो उसमें एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, अरे क्या दिक्कत है, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express, ठीक है। For example, A tells B
on telephone that he offers to sell his house for rupees 2 lakhs and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. मतलब एक ऐसा contract जिसको कि words में express किया जाए, that we call express contract. ठीक है, ओके उसके बाद देखिए अगला वाला बिल्कुल इजी था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए. सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. देखिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि बाय एक्शन हम समझ जाते हैं कि यहां पर इन दो पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. मतलब यहां पर दो पर्सन बोल करके नहीं बताते, ये इंप्लाइड ही होता है कि वो एक्शन करने से अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर पढ़िए साथ साथ में, implied contracts in contrast come into existence by implication. Most often the implication is by law or by action. By law or by action. Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words the promise is said to be implied. मतलब इसमें हमें क्या जरूरत नहीं होती, वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, हमें इसमें वर्ड्स की जरूरत नहीं होती. अब मेरा एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आपने ट्रैवल करना है और आप कहीं पर बस का वेट कर रहे हैं और वहां पर बस आई, आपने देख लिया आपको जिस प्लेस पर पहुंचना है उसका प्लेस का बोर्ड आगे लगा हुआ है, आपको पता चल गया कि ये बस वहां जा रही है. अब आपको इन वर्ड्स वहां पर बात करने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप अपने आप ही उस बस में क्या चढ़ जाएंगे और उस बस वाले से और आपसे क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. या आप कहीं पर किसी होटल में जाकर के बैठते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली आपके सामने, आप किस लिए वहां गए होंगे, आप गए होंगे खाना खाने के लिए, तो वहां पर वो इंप्लाइड हो जाता है कि ऐसे प्लेसेस जहां पर कि खुद बाय एक्शन हमें पता चल जाता है कि यहां पर ये ऑटोमेटिकली यही कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. ठीक है, वहां पर हमें वर्ड्स में उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले, वेयर अ कुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए. कुली यूनिफॉर्म में आया. ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्म वर्ड मेंशन किया गया क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि ये पर्सन कुली है. वेयर अ कुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, की रेलवे स्टेशन से बाहर ले जाने के लिए उसने ए का लगेज उठा लिया, बीइंग विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए, विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो. और ए ने उसे ये करने दिया. जब उसने सामान उठा लिया तो ए ने मना नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ये कुली है और वो उसका सामान बाहर ले जाएगा. ठीक है, इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कुली डिटेल्ड बाय हिम. अब ए ने उसको मना नहीं किया तो वहां पर वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अब कुली की उस सर्विस के बदले में ए को पेमेंट करना ही पड़ेगा. अगर ए नहीं चाहता था उससे कॉन्ट्रैक्ट करना तो वो वहीं पर उसको डिनाई कर सकता था, बट उसको पता है कि यूनिफॉर्म पहन रखी है, वहां पर जो यूनिफॉर्म है वो एक साइन दे रही है कि ये पर्सन कुली है और उसका सामान उठाकर बाहर लेकर के जाएगा, और ए ने उसको मना नहीं किया. अब ए का वहां पर ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो कुली को पेमेंट करेगा. ठीक है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए. ओके, अगला है जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है. बिल्कुल, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बच्चों इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप है, कोई अलग से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट. टैसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंट, शांत, जहां पर कुछ भी ना कहा जाए और कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. ठीक है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन. अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी व्हेन कैश इज विथड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम द ऑटोमेटिक टेलर मशीन. एक तो हम बैंक के अंदर जाकर के फॉर्म फिल करके हम विथड्रॉ करें अमाउंट, ठीक है, वो डिफरेंट चीज हुई, बट हम ऑटो एटीएम के थ्रू जब अपना कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो किन दो पर्सन के बीच में हो रहा है, बैंक और जो पर्सन अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है उसके बीच. ठीक है, बट वहां पर कोई भी वर्ड्स की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है,
वहां पर हम कुछ भी लिख कर या बोल कर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं और एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, और वहां पर वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्म हुआ कि हम समझ गए कि हाँ हम बैंक से ही डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of hammer। जब वो क्या कहते हैं उसे, ऑक्शन की जाती है, ठीक है ना, ऑक्शन सेल की जाती है, जब बोली लगाई जाती है, तो बोली लगाई जाती है तो जिसकी बोली सबसे ऊंची होती है, ठीक है ना, लोग बोली लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं, और लास्ट में जब बोली लगा दी जाती है और उसके बाद किसी और की बोली नहीं लगती, तो लास्ट में 3 बार हथौड़ा मारा जाता है, वो क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वहां पर वर्ड्स यूज नहीं किए गए, बट वहां पर 3 बार हथौड़ा मारने का एक साइन था कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट, अब इसके आगे कोई और बोली नहीं लगा सकता है। तो इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यही बात कर रहे हैं हम, ये कोई अलग से फॉर्म नहीं है, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझे आप, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे बात की जाए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। कौन सा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्क्यूमस्टांसेस। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि रास्ते में चलते हुए किसी का मोबाइल गिर गया, या फिर गलती से कोई डिलीवरी बॉय आया और उसने जो भी डिलीवर करना था वो गलती से किसी और के घर डिलीवर कर गया। ठीक है, तो अब जिसके घर डिलीवर हुआ उसका वहां पर ऑब्लिगेशन बन जाता है कि अगर गलती से कुछ मटेरियल उसके घर डिलीवर हो गया है तो वो उस सही पर्सन तक उसको पहुंचाएगा। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर कोई पर्सन आमने सामने खड़े नहीं हुए, ठीक है, यहां पर कोई पर्सन आमने सामने खड़े नहीं हुए, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस वहां पर क्रिएट हुए जिसके कारण कि वहां पर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अपने आप ही क्रिएट हो गए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं अब। ठीक, अब देखिए, द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, it is a contract in which there is no intention part of either party to make a contract। इसमें जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, बट लॉ इंपोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। यहां पर फोर्सफुली उन पर थोपा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज ध्यान रखिए, यहां पर कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करके रखिएगा, ठीक है, कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या करता है, ये यहां पर जो लास्ट दिया हुआ है कि इन विच देयर इज नो इंटेंशन पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इंपोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। ये बहुत बड़ी यहां पर पॉइंट है, बट लॉ इंपोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज, की लॉ थोप देता है पार्टीज पर कि उनको अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वहां पर क्रिएट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of a person to whom, यहां पर ये दोनों अलग है, to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract even in its remotest sense as there is neither offer and acceptance nor consent, these are said to be quasi contracts। यहां पर जो 3 लाइनें दी हुई हैं उसको समझिए। यहां पर उसने एक बहुत अच्छी एक और बात यहां पर लिखी है, क्या, यहां पर किसी तरह का कोई ऑफर नहीं होता, यहां पर किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस या कंसेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसा उसने एग्जांपल कहा कि ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रीपे इट। अगर किसी पर्सन को गलती से कोई मनी ट्रांसफर हो जाती है तो उस पर्सन का वहां पर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि वो ट्रू ओनर को वो रीपे करे, या लॉस्ट गुड्स का किसी को मिलते हैं
तो उस पर्सन की वहां ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है कि वो ट्रू ओनर को उसको दे। ठीक है, यहां पर कोई भी ऑफर नहीं होता, यहां पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी यहां पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझे आप अच्छे से बच्चों? ठीक है, तो यहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि बहुत ही अलग तरह से हैं। एक तो हमारे पास इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है और एक हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। समझ चुके हैं आप? ठीक है, चलिए ई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो जो ईमेल के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है, जैसे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू किए जाए। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स such as email is known as e-commerce contracts। ठीक है, in electronic commerce different parties or persons create networks which are linked to other networks through, ये ED1 नहीं है, आप इसको EDI कर लेंगे। ठीक है, क्या है ये? EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि इसमें जो बिजनेस ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो किस मोड के थ्रू किए जाते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। दीज आर नोन एज EDI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल इजी है, जनरल है, कुछ भी इसमें इतना टफ नहीं है। ठीक है, घूमने वाली कोई बात नहीं है कि हमें समझ में ना आए, बहुत इजी है ये। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब परफॉर्मेंस के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट के कौन से टाइप बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो जनरल में अपने समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आपने कोई सामान खरीदा और साथ के साथ कैश पेमेंट कर दी, दैट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब हाथों हाथ उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया? एग्जीक्यूट कर दिया, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब पढ़ लेते हैं इसको, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी लिखी हुई बात। The consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract। जब भी कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को कोई ऑफर देता है तो वो ऑफर के बदले में या तो उससे कोई एक्शन करवाना चाहता है या उसको कोई एक्शन करने से मना करता है। ठीक है, ये दोनों कंसिडरेशन हो सकते हैं। ठीक है, और जब एक्ट डन कर दिया जाता है, ठीक है, या जो करने को मना किया गया वो हाथों हाथ ही कर दिया जाए, ठीक है, और वो रिकॉर्ड में आ जाए, उसको क्या कर दिया जाए? रिकॉर्ड में लिख दिया जाए हाथों हाथ, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे जनरल में हमने एग्जांपल ले लिया, हम शॉप पे गए, सामान खरीदा, हाथों हाथ कैश पेमेंट की, ये बन गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, ठीक है, यही एग्जांपल आ गया यहां पर। व्हेन अ ग्रोसर sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract। ठीक है, तो दोनों ने अपने ऑब्लिगेशन भी पूरे कर दिए, दोनों ने अपने राइट भी ले लिए, दोनों ने कंप्लीटली उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, दैट वी कॉल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब इसके बाद बात करें हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है बच्चों वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है और दूसरी पार्टी की तरफ से क्या होता है? पेंडिंग होता है। ठीक है, जैसे यहां पर दे रखा है इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, in an executory contract the consideration is reciprocal promise or obligation, such consideration is to be performed in future, कि उस consideration को क्या किया जाना है? फ्यूचर में परफॉर्म किया जाना है। only and therefore these contracts are described as executory contract। देखो when where G agrees to take the tuition of H, G ने क्या एग्री किया कि वो H की ट्यूशन लेगा। a pre-engineering student फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, वो कब से लेगा? नेक्स्ट मंथ से लेगा। एंड H इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे G 1000 पर मंथ, और H ने जो प्रॉमिस किया कि वो एज कंसिडरेशन उसको क्या पे करेगा? हर मंथ 1000 रुपीज पे करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा।
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो यूनिलिटरल हो सकता है और दूसरा बायलिटरल हो सकता है। अब यूनिलिटरल में एक पर्सन की तरफ से पेंडिंग रह सकता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन या राइट लेना, और बायलिटरल के अंदर दोनों पार्टीज की तरफ से, मतलब ये एक पार्टीज में भी हो सकता है और दोनों पार्टीज में भी हो सकता है। जैसे यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अ रिवार्ड, यहां पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आर वार्ड नहीं है, ये रिवॉर्ड है। M advertises payment of reward of rupees 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him, ठीक है, as soon as B traces the boy there comes into existence an executed contract because B has performed his share। B ने बच्चा ढूंढना था, B ने बच्चा ढूंढ दिया, ठीक है, अब किसकी ड्यूटी रहेगी वहां पर, अब वहां पर जो ड्यूटी पेंडिंग रहेगी वो एम की रहेगी, कि एम ने कहा था कि वो बच्चा ढूंढने पर 5,000 रुपए देगा। अब एम की वहां पर ड्यूटी बनती है कि वो उसको 5,000 रुपए देगा। जब वो उसको 5,000 दे देगा तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है, तब ये एग्जीक्यूटरी ना रह करके एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। एंड इट रिमेन्स फॉर एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवार्ड टू बी। दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल, ठीक है। बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज, ठीक है, जहां पर दोनों ही पार्टीज के राइट एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने बाकी हो। ए प्रोमिसेस टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर रुपीज 1 लाख कैश डाउन। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना प्लॉट सेल करूंगा, ए ने प्रॉमिस किया बी को 1 लाख में, बट बी पेज ओनली 25,000 और बी ने क्या पे किए, सिर्फ 25,000 पे किए एज अर्नेस्ट मनी एंड प्रोमिसेस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे। और प्रॉमिस किया कि वो बैलेंस जो है वो कब पे करेगा, वो नेक्स्ट संडे को पे करेगा। ऑन द अदर हैंड ए गिव्स द पोजेशन ऑफ प्लॉट टू बी एंड प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द होल अमाउंट, कि ए ने पोजेशन तो दे दिया बी को प्लॉट का, पर उसने कहा कि बाकी सारी जो भी डीड है, सेल डीड जो है, जो रिसिप्ट है, वो हम पूरा अमाउंट मिलने पर ही करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ए एंड बी इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज देयर रिमेन्स समथिंग टू बी डन ऑन बोथ साइड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। समझे आप बात? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर की ऑब्लिगेशंस एंड राइट परफॉर्म करने एक पार्टी की तरफ से पेंडिंग हो या दोनों पार्टीज की तरफ से पेंडिंग हो, तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल लैंग्वेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं। बहुत अच्छे से हमने समझने की कोशिश की है इनको, ठीक है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम लोग। अगला पॉइंट जो हमारा आने वाला है वो है प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल या ऑफर, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, ये तो हम जानते हैं कि प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है। प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, ठीक है। किस एक्ट के? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओके। चलिए अब देखिए डेफिनेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। क्या डेफिनेशन है? पहले भी हम जब क्लास स्टार्ट की थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तब हम कर चुके थे इसको। व्हेन ए पर्सन या व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, किसी दूसरे पर्सन को हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है, टू डू, कुछ करने की, मतलब उसको कुछ ऑफर कर रहा है, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले में तुझे ये करना होगा या ये करने से मना करना होगा, ठीक है। और टू एब्सटेन, एब्सटेन मतलब ये करने से मना करना होगा। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, और ऑफर देने के पीछे उसका पर्पस क्या होता है? उसकी असेंट लेना। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, कि वो उस काम को करेगा या करने से मना किया है तो वो हाँ करेगा। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, इसे हम कहते हैं ऑफर या प्रपोजल, ठीक है।
डेफिनेशन याद होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन की हर जगह जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सेक्शन भी याद होना चाहिए कि डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जो है वो है एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, कि इस पूरी डेफिनेशन को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या एसेंशियल्स होते हैं एक प्रपोजल के या एक ऑफर के, ठीक है। चलिए, सबसे पहला, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं बच्चों? पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? अब मुझे एक बात बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। सर क्या क्वेश्चन है आपका? प्रोमिसोर और प्रोमिसी, इन दोनों की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? इन दोनों की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? जल्दी से, नहीं पता तो देखो जल्दी से अपनी नोटबुक चेक करो कहां दी हुई है, ठीक है। देख लिया इसकी डेफिनेशन कहां दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, प्रोमिसोर प्रोमिसी, प्रोमिसोर प्रोमिसी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दी हुई है। तो सबसे पहले बात करें प्रोमिसोर की या ऑफरर की। द पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree and the person accepting the offer is called promisee और acceptor, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि ऐसा पर्सन, यहां पर सबसे पहले कहा गया द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसोर। एक ऐसा पर्सन जो ऑफर या प्रपोजल दे रहा है उसे तो प्रोमिसोर कहते हैं या ऑफरर कहते हैं, और एक ऐसा पर्सन जिसको की प्रपोजल दिया जा रहा है उसे ऑफरी कहते हैं या प्रोमिसी कहते हैं या एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। मतलब यहां पर एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी होना चाहिए कि जो ऑफर दे रहा है वो कुछ ना कुछ बताए कि उसको कंसीडरेशन में क्या चाहिए, कि वो कंसीडरेशन में कुछ करवाना चाहता है या करवाने से मना करवाना चाहता है, ये उसको क्लियरली वहां पर बताना होता है। जैसे वेयर ए टेल्स बी दैट हिज डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2017। बस ए ने बी को ये बात कही कि उसकी इच्छा है कि वो 2017 के एंड में क्या करना चाहता है, शादी करने की इच्छा रखता है। यहां पर एक पर्सन हुआ ए, दूसरा पर्सन हुआ बी, सॉरी दूसरी पर्सन हुई बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी जो है वो लड़की का रोल प्ले कर रही है और ए जो है वो लड़के का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और ए ने बस इतनी बात कही बी को कि ना मैं 2017 के एंड में ना शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या इससे बी को ऑफर हो गया क्या ए का कि वो उससे शादी कर ले? क्या बी समझ जाएगी कि ए ने उसको ऑफर दिया है कि हाँ ए जो है बी से शादी करना चाहता है? बताओ आप। कोई लड़की बैठी हो उसको आप कह दो कि मैं तो 2020 के एंड में शादी करना चाहता हूँ, वो लड़की कहे कि हाँ जनरल में मुझे बता रहा है यार कर लेगा, किसी ना किसी से शादी कर लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर बी को कोई ऑफर तो नहीं गया ना किसी भी तरह से क्लियरली कि हाँ ए ने उसको ऑफर दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। यहाँ पर कोई भी ऑफर नहीं हुआ ए की तरफ से बी को कि वो उसे शादी करना चाहता है ए बी से, ठीक है। Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent or acceptance of the other। मतलब जब भी ऑफर किया जाए तो वो इस एक्सप्रेशन से किया जाना चाहिए कि हम सामने वाले की क्या चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, ठीक है। Thus, in the above example, A further adds, will you marry me? अगर A B के सामने ये कहे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तब ये ए की तरफ से क्या हुआ, बी को ऑफर हुआ, और ए का ऑफर करने का पर्पस क्या है कि वो उसकी असेंट चाहता है, वो उसकी एक्सेप्टेंस चाहता है। तो यहां पर हम कहेंगे ये क्या है, ऑफर है। तो जो पर्सन ऑफर कर रहा है वो किस लिए ऑफर कर रहा है, उसको मतलब क्या करवाना चाहता है या क्या नहीं करवाना चाहता, वो उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, तभी ऑफर माना जाएगा। जब तक ये क्लियरली मेंशन नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं होता, हम उसको क्लियर फॉर्म के अंदर ऑफर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है।
जैसा एग्जाम्पल समझ गए हो, ए ने बी को कहा कि 2017 के एंड में शादी करना चाहता हूं, ये ऑफर बी को नहीं था, लेकिन जब ए ने बी को कहा विल यू मैरी मी, तो वहां पर क्लियरली ए की तरफ से बी को ऑफर गया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो दिस इज ऑफर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर है हमें दिया हुआ एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, कि ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाउ सर? अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए ने बी को कार ऑफर की सेल करने के लिए, कितने में? 3 lakhs में। इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, ये तो क्या है? एक्ट ऑफ डूइंग है कि वो कुछ कर रहा है, कि ए ने ऑफर किया बी को कार और उसकी एक्सेप्टेंस लेना चाहता है, और बी से बदले में क्या चाहता है? 3 lakhs रुपीज चाहता है। सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। ऑन द अदर हैंड व्हेन ए आस्क बी, अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से सुनना। व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट, कि विद बी स्कूटर, कि रास्ते में जाते जाते ए की कार का एक्सीडेंट हो गया बी के स्कूटर के साथ। कहां तो स्कूटर, कहां कार। ठीक है, तो ए की कार का एक्सीडेंट हो गया बी के स्कूटर के साथ, और एक्सीडेंट विद बी स्कूटर, नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस। उसने कहा कि तुम कोर्ट में मत जाना, मैं तुम्हें क्या करूंगा? रिपेयर चार्जेस पे कर दूंगा। ठीक है ना, मैं तुम्हें रिपेयर चार्जेस पे कर दूंगा। यहां पर पहले तो था ए के बीच और बी के बीच ऑफर। ए ने कहा मैं तुमको दूंगा कार और उसके बदले में तुम मुझे देना 3 lakhs, तुम मुझे देना 3 lakhs। क्या यहां पर कुछ भी मना करने के लिए कुछ मना किया जा रहा है क्या? दूसरी चीज में, ए की कार का एक्सीडेंट हुआ बी के स्कूटर से, और ए ने कहा कि तुम कोर्ट में मत जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हारे रिपेयर चार्जेस पे कर दूंगा। अब यहां पर कंसीडरेशन में ए क्या दे रहा है? रिपेयर चार्जेस दे रहा है, और बी से क्या चाह रहा है? सॉरी, एरो इधर आएगा। बी से क्या चाह रहा है? बी से चाह रहा है कि वो कोर्ट में ना जाए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या शो हो गया? एब्स्टिनेंस शो हो गया, कि उसने उसको कोई एक्शन करने से मना करने के लिए ऑफर दिया कि वो पर्टिकुलर एक्शन ना करे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑफर हुआ वो नेगेटिव चला गया, यहां पर ऑफर जो हुआ पॉजिटिव हो गया। तो जो ऑफर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके, बात समझ चुके हैं आप? चलिए, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। सबसे बड़ी बात है कि जब ऑफर करेगा कोई पर्सन, तो वहां पर उसकी विलिंगनेस जो है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए कि वो सामने वाले बंदे की हाँ चाहता है, चाहे वो उससे कुछ करवाना चाहे वो उसको कुछ करने से मना करने के लिए ऑफर दे रहा है। ठीक है, दोनों ही चीजों में वो उसकी क्या चाहता है? हामी चाहता है, उसकी हाँ चाहता है। ठीक है, ऑफ द अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड, कि जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसकी। ठीक है, यहां तो क्या चाहता है? यस ही चाहता है हर बार में। ठीक है, यहां तो वो उससे क्या कुछ करने के लिए कहता है, और यहां उसको कुछ करने से मना करने के लिए ऑफर दे रहा है। ठीक है, ओके, अब देखो इसके बाद क्या पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। ठीक है, चलो इसके बाद अब आ जाते हैं हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर। ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑफर हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर देखो बच्चों, अब आगे आने वाली जो क्लास है वो कोई भी मिस ना करे, बहुत अच्छे से पढ़े, नोटबुक और पेन अपने साथ में लेकर के बैठिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट केसेस पर हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो कि काइंड्स ऑफ ऑफर पर बेस्ड है, ऑफर के टाइप्स पर बेस्ड है। तो सभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलकर के हम रिवीजन करके और कुछ केसेस पर और काइंड्स ऑफ ऑफर पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।